एलएसी से आज बड़ी खबर सामने आई। भारत और चीन की सेना के बीच डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हुआ। सोशल मीडिया पर डिसएंगेजमेंट की ये तस्वीरें अब सर्कुलेट हो रही हैं। चीन की यूजर ने पीएलए के जवानों के पीछे हटने की तस्वीरें जारी की, जिसमें बड़े बड़े ट्रक अपने बेस कैंप की तरफ जाते दिखाई दिए। इसी तरह भारतीय ट्रकों के मूवमेंट की तस्वीरें भी शेयर की गई। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक डेप्सांग और डेमचौक इलाके में सैनिक काफी पीछे लौट चुके हैं। अब दोनों देशों की सेना तंबू हटाने की प्रक्रिया को वेरीफाई कर रही है। इससे पहले सैटेलाइट तस्वीरों में भी बड़े स्ट्रक्चर के हटाने की तस्वीरें दिखाई दी थी। भारत ने 21 अक्टूबर को यह ऐलान किया था कि एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ है, यानी अब दोनों देशों की सेनाएं गश्त कर पाएंगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के बट्टल में सोमवार से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी एनकाउंटर खत्म। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने आज सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दोनों आतंकी जोगवान गांव में असन मंदिर के पास छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने सोमवार को एक आतंकी को मार गिराया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अनमैन्ड व्हीकल के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया। एआई के इस्तेमाल से ऑपरेशन में जल्द कामयाबी मिली। सेना के मुताबिक बेहद घने जंगल वाले इलाके में ऑपरेशन के लिए बीएमपी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इनका इस्तेमाल आतंकियों का पता लगाने के बाद वहां पहुंचने के लिए हुआ। इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। आतंकी वारदात से नाराज अखनूर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सेना अब बट्टल में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल। जज और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद बुलाई गई पुलिस। जिला जज की कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान पहले गहमा-गहमी हुई, फिर मामला ज्यादा बढ़ गया। जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, बात बिगड़ी और वकीलों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि वकीलों ने जज पर कुर्सियां फेंकी। जज ने फोन कर पुलिस बुलाई। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें पुलिस वाले वकीलों पर लाठियां बरसाते दिख रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इस हंगामे में कई वकील घायल भी हुए हैं। वकीलों की मांग है कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकीलों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। भव्य दीपावली के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो का आयोजन होगा। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। दीपावली पर रिकॉर्ड बनाने के लिए रामनगरी पूरी तरह तैयार है। दीपोत्सव के लिए राम मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। राम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद मनाए जा रहे पहले दीपोत्सव की अलौकिक आभा राम जन्मभूमि पथ से दिख रही है। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत सभी निर्माणाधीन प्रखंडों की भव्य सजावट की गई है। सरयू घाट पर लेजर शो के जरिए रामकथा की प्रस्तुति हो रही है। दीपोत्सव से पहले सरयू घाट पर आज आरती हुई। हजारों लोगों ने हाथ में मंत्रोच्चारण और घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच प्रभु राम की आरती की। दीपोत्सव समारोह को देखते हुए चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। पीएसी और एटीएस की टीमों को तैनात किया गया है। 9वें आयुर्वेदिक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की दिवाली का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार अयोध्या की दिवाली ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेदिक दिवस के मौके पर 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। बात निकली तो आयुष्मान से अयोध्या तक पहुंच गई। इस साल की दीपावली बहुत खास है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और दिल्ली की आप सरकार दोनों पर निशाना साधा। कहा कि इन दोनों राज्यों की जनता को आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के टिकट पर महायुति में बवाल। बीजेपी ने कहा नवाब मलिक का हम नहीं करेंगे प्रचार। नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक ने अजित पवार वाली एनसीपी के टिकट पर मानखुर्द विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी ने नवाब मलिक के टिकट का विरोध किया था। विरोध के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हम नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे।
नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कल महाअघाड़ी की बैठक होगी। बैठक में अघाड़ी के नेता बगावत करने वाले उम्मीदवारों को मनाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी चर्चा होगी। महाविकास आघाड़ी में 7 सीटों पर और महायुति में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर दोनों तरफ से बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वायनाड में लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। बोली, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने सारे संसाधन झोंके। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी मुक्कम इलाके में पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद वो मल्लपुरम के फुटबॉल स्टेडियम पहुंची और खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। BJP put all sorts of resources in trying to create a picture of him which was incorrect. They removed his membership from parliament and they abused him in public day in and day out, but he did not back down. परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रियंका गांधी दिल्ली लौटेंगी। दिवाली के बाद चुनाव प्रचार के लिए वायनाड में ही डेरा डालेंगी प्रियंका। नए वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में आज फिर हुआ हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के जेपीसी के सामने पेश होने पर जताई आपत्ति। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के जेपीसी के सामने पेश होने और रिपोर्ट रखने पर आज भी हंगामा हुआ। जेपीसी के विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार की अनुमति के बिना रिपोर्ट तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाली बैठक में दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। आज जेपीसी के सामने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नया वक्फ बिल कैसे अल्पसंख्यक समाज के हित में है और ये जरूरी क्यों है। जेपीसी की आज की बैठक में कल्याण बनर्जी भी हुए शामिल। 18वीं बैठक में कांच की बोतल तोड़ने और हंगामा करने के चलते किया गया था उन्हें निलंबित। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। कहा, बटेंगे तो कटेंगे, राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब नारा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। कहा, कांग्रेस के सपोर्ट से उम्मीदवार उतारे। आरोप लगाया कि कस्टडी में निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। बुलडोजर और ईवीएम पर भी तीखे सवाल किए, लेकिन बात घूम फिर कर योगी के नारे पर आ गई। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। अखिलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और ये भी उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में आएंगे। शिखर सम्मेलन में अखिलेश के आरोपों पर योगी का पलटवार। कहा, पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, हमने प्रदेश को माफिया से मुक्त कराया। यूपी के मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में सूबे के भविष्य की बात की। कहा, अब नौकरी मिल रही है, बिना भेदभाव मिल रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं और निवेश भी आ रहा है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल हुए तो योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकार की याद दिलाई। कानून को कोई ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसकी गर्दन को उसी प्रकार से पकड़ने का कार्य करेगा जिस तरीके से वह कानून की ध्वजियां उड़ाता था। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, कैग और एलजी ऑफिस को जारी किया नोटिस। कैग की रिपोर्ट एलजी को भेजने की है मांग। बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को कैग की 12 रिपोर्टें एलजी को भेजने का निर्देश दे। ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएं। ये रिपोर्ट साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच की हैं। ये रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त मामलों से जुड़ी हैं। बीजेपी विधायकों ने याचिका में आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट सीएम आतिशी के पास पेंडिंग है। एलजी के बार-बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर तक सभी संबंधित पक्षों को नोटिस का जवाब देना होगा। दिल्ली एनसीआर में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। गौतम बुद्ध नगर में मेथाम्फेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग लैब का भंडाफोड़। तिहाड़ वार्डन समेत 4 गिरफ्तार।
ड्रग्स बनाने वाली ये फैक्ट्री गौतम बुद्ध नगर के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लैब से 95 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई। एनसीबी के मुताबिक लैब में सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जाती थी, इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता था। एनसीबी के मुताबिक इस ड्रग्स रैकेट में मैक्सिको ड्रग्स कार्टेल से जुड़े लोग भी शामिल थे। जब फैक्ट्री में छापेमारी हुई तो यहाँ दिल्ली का एक व्यापारी और तिहाड़ जेल का एक वार्डन भी मौजूद था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक मुंबई का एक केमिस्ट फैक्ट्री में ड्रग्स बनवाता था तो वही मैक्सिको का एक ड्रग्स डीलर ड्रग्स की क्वालिटी पर नजर रखता था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में दिवाली पर 2 पक्षों के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। विवाद दिवाली की लाइट गेट पर लगाने को लेकर हुआ है। लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 की पंचानन सोसाइटी में ये हंगामा तब हुआ जब गेट और कॉमन एरिया में लाइट लगाई जा रही थी। आरोप है कि एक पक्ष ने विरोध किया तो दूसरा पक्ष लाइट जलाने पर अड़ गया और देखते ही देखते कहासुनी तेज हो गई। पक्ष विपक्ष का विवाद हुआ। एक्चुअली मैं आ रहा था गेट की तरफ तो किसी ने बोला जाके लाइट जलाओ, तो फिर किसी ने बोला लाइट मत जलाना, लाइट जलाएगा तो फिर बहुत बुरा होगा। ये वही सोसाइटी है जहां इसी साल बकरीद में सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद हुआ था। जेएनयू में फिर से एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। छात्र संघ के संयुक्त सचिव और अध्यक्ष ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर धमकाने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में झगड़े की शुरुआत भगवान राम और सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट से जुड़े एक छात्र के बयान पर एतराज जताया। इसके बाद बहस हुई और फिर लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। यूजीबीएम की बैठक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने को लेकर हुई थी। लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों का आरोप है कि जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव साजिद को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धमकी दी। जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट धनंजय ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। लाखों रुपए के बैग को लेकर कथावाचक जया किशोरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ। जया किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो डियोर ब्रांड के बैग के साथ दिख रही थी। दावा किया गया कि बैग की कीमत लाखों में है और ये भी कहा गया कि बैग लेदर का बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए गए और इसी को लेकर जया किशोरी ने अपनी बात रखी और सफाई दी है। जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जया किशोरी देश की जानी मानी कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके सोशल मीडिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चियों को कुचल दिया। बच्चियां घर के सामने रंगोली बना रही थीं। इसी दौरान एक स्कूटर गुजरा जिसके पीछे काले कलर की कार तेज रफ्तार से आई और घर के सामने रंगोली बना रही दोनों बहनों को कुचल दिया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। लोग बच्चियों को बचाने के लिए दौड़े। इसी दौरान कार चला रहा शख्स फरार हो गया। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक लड़की की हालत नाजुक है। हैदराबाद से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नेत्रहीन मां बाप को 3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि उनके बेटे की लाश घर में पड़ी हुई थी। ये 60 साल के रमन्ना और उनकी पत्नी शांति कुमारी हैं। दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुके थे। छोटा बेटा प्रमोद ही दोनों की देखभाल करता था। प्रमोद को शराब की आदत थी, जिसकी 3 दिन पहले मौत हो गई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को बेटे की मौत का पता ही नहीं चला। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाकर ये जानकारी दी। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। घटना हैदराबाद के नगोल इलाके की है। कोलकाता में साल 2015 में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। तब एक बुजुर्ग पिता और मानसिक तौर पर बीमार बेटे को 6 महीने तक शव के साथ रहना पड़ा था। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। नेटो की फौज भी यूक्रेन में उतरी। क्या दुनिया अब एक नए महायुद्ध के मुहाने पर है? जिस वक्त रूस यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रहा था, उसी दौरान मॉस्को की तरफ से एक वीडियो क्लिप जारी की गई। इसमें पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को वॉर एक्सरसाइज वाला नया आदेश जारी कर दिया।
कहा गया कि इस बार परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, न्यूक्लियर मिसाइलें दागी गई। पुतिन ने कहा रूस हथियारों की रेस में शामिल नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में न्यूक्लियर फोर्स को तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन का साथ देने के लिए नेटो के सैनिक मैदान जंग में मौजूद हैं। मारे गए सैनिकों का वीडियो भी जारी किया गया। एटमी जंग की तैयारी उस वक्त हो रही है जब अमेरिका और नेटो दोनों ये दावा कर रहे हैं कि रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात हो चुके हैं। इजराइल से जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किया नई लीडरशिप का ऐलान। नसरल्लाह के बाद नईम कासिम को मिली हिजबुल्लाह की कमान। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हसन नसरल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया था। इस हमले में नसरल्लाह मारा गया। इसके बाद इजरायली सेना ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि शेख नईम कासिम संगठन का नेतृत्व करेंगे। नईम कासिम कुछ दिन पहले ही इजराइल से सीजफायर की वकालत कर चुके हैं, लेकिन ये भी कह चुके हैं कि अगर हमला हुआ तो इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच भी जंग का मोर्चा खुला हुआ है। गाजा के नुसैरत इलाके में इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार का एक और फैसला। अब शेख हसीना के महल को क्रांति संग्रहालय बनाया जाएगा। ढाका में 5 अगस्त 2024 की इन तस्वीरों को बांग्लादेश में अमर बनाने की तैयारी है। वो तस्वीरें जब हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे और वहां जमकर लूटपाट की थी। कोई जानवर चुरा कर ले गया तो कोई बैग लूट ले गया। लेकिन यूनुस सरकार का कहना है कि अब हसीना के इस महल को म्यूजियम बनाएंगे और इसमें शेख हसीना के कथित कुशासन की यादों को संरक्षित किया जाएगा। छात्रों के आंदोलन की तस्वीरें लगाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर से गण भवन को म्यूजियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। देश में दिवाली कब मनाई जाएगी, इस बहस के बीच अमेरिका में दिवाली मना ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इसमें 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी मूल के लोग शामिल हुए। इस मौके पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। And I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. जी बिल्कुल, व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है। ये परंपरा जॉर्ज बुश के कार्यकाल में 2003 से शुरू हुई थी। धनतेरस के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने जमकर खरीदा सोना चांदी। धनतेरस के दिन बाजारों में रौनक रही। सजावट के सामान के साथ ही लोगों ने जमकर सोना और चांदी खरीदा। धनतेरस पर सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 1152 रुपए बढ़कर 97,238 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये भी सब शॉपिंग घर के लिए हो रही है, घर को सजाने के लिए हो रही है, ताकि महालक्ष्मी सभी के घरों में अच्छे अच्छे उससे आए। धनतेरस के दिन सोने और चांदी में निवेश शुभ माना जाता है। सोने और चांदी के साथ ही गाड़ियों की बिक्री में भी उछाल रहा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को नहीं मिल पाएगा एडमिशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा पर देश के नागरिकों का अधिकार है। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को आधार कार्ड न होने की वजह से दाखिला नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है। कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता है, नागरिकता देना सरकार का काम है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असम अकॉर्ड में क्या फैसला दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 900 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।